आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स आज हमारा 13वां लेक्चर है इनहेरिटेंस के चैप्टर में। आज हम डिस्कस करेंगे ईबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। जिस तरह पिछले लेक्चर में हमने मल्टीपल एलील्स के बारे में पढ़ा था और मल्टीपल एलील्स का बेहतरीन एग्जाम्पल हमने दिया था कि हमारे बॉडी के अंदर इनका बेस्ट एग्जाम्पल जो है वो है ईबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। इसके साथ साथ दूसरे ब्लड ग्रुप सिस्टम भी इसके एग्जाम्पल्स में आते हैं, जिस तरह ब्लड ग्रुप सिस्टम है, दूसरे माइनर ब्लड ग्रुप सिस्टम्स है। लेकिन ये इसलिए डिस्कस करते हैं कि ये इम्पॉर्टेंट है। और जो मेजर ब्लड ग्रुप सिस्टम है वो हमारे पास दो है। इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन ने ये जो दो बड़े बड़े ब्लड ग्रुप्स है इनको डिटरमाइन किया है और इनके बारे में ख़ास जो है ताकीद की गई है कि ये इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि इनके ट्रांसफ्यूजन्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड एग्लूटिनेशन कॉज होते हैं। तो स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे ईबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, जो कि हमारे पास ह्यूमन में पाया जाता है। इनके अदर प्राइमेट्स का मतलब है कि इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से कि जिससे ह्यूमन बीइंग इवॉल्व हो चुका है, इनके आबाव अजदाद जो थे इनसे मिलते जुलते जो थे वही है। एप्स है, चैंपेंजीज है, गोरेला है, बाबून्स है, ये इनमें भी ईबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम पाया जाता है। स्टूडेंट्स ईबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम को अगर हम डिफाइन करें, करेक्टर है वो करेक्टर जो कि एक इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप जो है डिटरमाइन करता है। किस लिहाज से? इन टर्म्स ऑफ ब्लड ग्रुप्स ए बी एंड ओ नोन एज ईबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। अगर कोई आपसे पूछे कि कैसे डिफाइन करेंगे इसको, तो आप उनको ये जवाब देंगे कि ईबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम वो करेक्टर है जिसकी वजह से एक इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप डिटरमाइन होता है। किस लिहाज से? ब्लड ग्रुप ए है, इसका बी है, ई बी है, ओ है, इस लिहाज से उसको हम ईबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम कहते हैं। उस करेक्टर को समझ गए? तो स्टूडेंट्स इस करेक्टर को, इस ब्लड ग्रुप को सबसे पहले जो है किसने डिस्कवर किया था? एक साइंटिस्ट जिसका नाम है कार्ल लैंडस्टीनर। बड़ा आसान है, 1901 में सबसे पहले जो है कार्ल लैंडस्टीनर ने इसको डिटरमाइन किया था, उसको स्टडी किया था। स्टूडेंट्स एक्सप्लेनेशन में कार्ल लैंडस्टीनर ने जो एक एक्सप्लेनेशन दी थी उसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू कार्ल लैंडस्टीनर, उन्होंने ये बताया कि देखिए, अगर हम ब्लड ऑफ ह्यूमन बीइंग या उसके अदर प्राइमेट्स को देखें तो इनके ब्लड में हमारे पास स्पेसिफिक सब्सटेंसेस होते हैं। कहाँ पे होते हैं? रेड ब्लड सेल्स के सरफेस पे, जो कि एक्चुअली बाय नेचर ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं, या उसको सिंपली प्रोटीन भी अक्सर कहते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन या प्रोटीन होते हैं सरफेस ऑफ आरबीसीज पे, ब्लड के अंदर। उसको एक स्पेशलाइज्ड नाम देते हैं आइसो एग्लूटिनोजेंस कहते हैं इसको, या कॉमन नेम जो इस्तेमाल होता है, जो अक्सर बुक्स में या नॉर्मली टर्मिनोलॉजी यूज होती है उसके लिए, उसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? एंटीजेंस। जिसका ये एंटीजन इसका कॉमन नेम है और इसका स्पेसिफिक नेम है आइसो एग्लूटिनोजेंस। ठीक शो। तो ये जो है एंटीजेंस जो है दो किस्म के हैं। आइसो एग्लूटिनोजेंस जो है दो किस्म के हैं। एक को नाम देते हैं एंटीजेंस ए, दूसरे को नाम देते हैं स्टूडेंट्स एंटीजन बी। ये है ग्लाइकोप्रोटीन। समझने के लिए, आइसोलेट करने के लिए, डिफरेंशिएट करने के लिए उसको नाम दिया गया है एंटीजन ए और दूसरा है एंटीजन बी। स्टूडेंट्स जिस तरह मल्टीपल एलीज में मैंने बताया था कि आई जीन के हमारे पास एक जीन है क्रोमोसोम नंबर 9 पे पड़ा रहता है, ठीक है, और उस पे जो उसके एलीज जो बनते थे म्यूटेशन की वजह से, 3 किस्म के एलीज थे। एक था हमारे पास आई ए, दूसरा था आई बी, तीसरा था स्मॉल आई। स्टूडेंट्स ये जो एंटीजेंस ए जो है ये कौन सा एलील सिंथेसाइज करता है?
ये एक एलील है आई ए जो सिंथेसाइज करता है एंटीजन ए को। किस तरह सिंथेसाइज करता है ये मैं नेक्स्ट वीडियो में भी बताऊंगा। असल में ये जो आई जीन है ये प्रोड्यूस करता है एक एंजाइम जिसको एंजाइम ए कहते हैं। यही एंजाइम जो है फिर क्या करता है, हमारे पास एक इनका प्रिकर्सर होता है, उसी प्रिकर्सर से फिर ये एंटीजन ए बनाता है। सिमिलरली एंटीजन बी किस चीज को कौन सिंथेसाइज करता है, आई जीन का दूसरा एलील आई बी उसको कहते हैं। वो एंजाइम बी प्रोड्यूस करता है, वो उस स्पेसिफिक प्रिकर्सर को कन्वर्ट करता है एंटीजन बी में। समझ गए। और इसका जो तीसरा फॉर्म है रिसेसिव एलील जो हमारे पास है, एक हो गया आई ए, एक हो गया आई बी, और तीसरा एलील जो है रिसेसिव आई, स्मॉल आई बी डिनोट करते हैं, इसको अक्सर आई नॉट सी भी लिखा जाता है। ये जो रिसेसिव एलील है ये अगर जिसके बॉडी में क्रोमोसोम नंबर 9 के जीन में अगर रिसेसिव एलील स्मॉल आई मौजूद है तो वो कोई एंटीजन सिंथेसाइज नहीं करेगा, क्योंकि ये कोई एंजाइम प्रोड्यूस नहीं करता। समझ गए। तो अब हम कह सकते हैं कि अगर हम देखें टोटल 3 एलील कॉम्बिनेशन से, ये जो तीन है आई ए, आई बी और स्मॉल आई, ये टोटल स्टूडेंट 6 पॉसिबल पेयर बनाता है। यहाँ पे मैंने मेंशन किए हैं कितने पॉसिबल पेयर बनाते हैं स्टूडेंट्स, 6। आई ए, कैपिटल आई ए, कैपिटल आई ए, कैपिटल आई ए, स्मॉल आई, 2। दूसरा पेयर, तीसरा पेयर आई बी, कैपिटल आई बी, कैपिटल आई बी, चौथा कैपिटल आई बी, स्मॉल आई बी। ये हो गए कितने पेयर, 4। पांचवा कैपिटल आई ए, कैपिटल आई बी, पांचवा और स्मॉल आई, स्मॉल आई। ये टोटल 6 जो पॉसिबल पेयर्स है, ये 6 पॉसिबल पेयर टोटल एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम को कंट्रोल करता है। इनके कॉम्बिनेशंस के नतीजे में हमारे पास 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप्स आते हैं स्टूडेंट्स। वो कौन कौन से है, ब्लड ग्रुप ए कहाँ से आएगा, अगर जेनेटिक बेसिस को सबसे पहले एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है बर्स्टीन ने 1925 में इनके जेनेटिक बेस को कंप्लीटली एक्सप्लेन किया था। उसी के मुताबिक आई ए या आई ए स्मॉल आई आ गया तो ये इंडिविजुअल ब्लड ग्रुप ए होगा, क्योंकि इनके सरफेस पे एंटीजन ए प्रोड्यूस होगा और एंटीबॉडी इनके प्लाज्मा में एंटीबॉडी भी होगी, जो कि मैं अभी नीचे एक्सप्लेन करूंगा। सिमिलरली आई बी स्मॉल आई, इस जेनेटिक बेस में हमारे पास एक इंडिविजुअल ब्लड ग्रुप भी होगा। क्यों, क्योंकि इनके आरबीसीज के जो सरफेसेस है उन पे हमारे पास एंटीजन ए होता है और एंटीबॉडी भी होती है। तो स्टूडेंट्स ब्लड ग्रुप बी के आरबीसीज की सरफेस में अगर हम देखें तो वहां पे हमारे पास एंटीजन बी होगा और एंटीबॉडी जो है ए होगी। ठीक है, तो एंटीजन बी और एंटीबॉडी ए प्रोड्यूस होगा। सिमिलरली आई ए आई बी कोडोमिनेंस का केस है, ये भी हमने एक्सप्लेन किया था। इसका जो है ब्लड ग्रुप इस इंडिविजुअल का ए बी होगा और यहाँ पे इसकी सरफेस पे स्टूडेंट्स एंटीजन्स दोनों होंगे। ठीक है, एंटीजन ए बी होगा और साथ में एंटीजन बी भी होगा और एंटीबॉडी कोई नहीं है यहाँ पे। अगर हम ब्लड ग्रुप ओ को देखें, ठीक है, इसके जेनेटिक बेस में दोनों रिसेसिव एलील होंगे, स्मॉल आई, और इसके अगर ब्लड ग्रुप को देखा जाए, इसके आरबीसी की सरफेस को देखा जाए, इसके आरबीसी की सरफेस पे कोई एंटीजन नहीं है, लेकिन एंटीबॉडी ए और साथ में एंटीबॉडी बी दोनों मौजूद हो सकते हैं। ये जो साइंस है मैंने ये एंटीजन ए के लिए इस्तेमाल किया, एंटीबॉडी बी के लिए, ये एंटीजन बी के लिए, ये एंटीबॉडी ए के लिए। यहाँ पे चूंकि दोनों एंटीजन्स मौजूद है तो एंटीजन्स यहाँ पे है, एंटीबॉडी नहीं है, इनके सरफेस पे दोनों एंटीबॉडीज होंगे, एंटीजन कोई नहीं होगा। समझ गए। तो ये जो जेनेटिक बेसिस है एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम का
जिसकी तफसीलन मैं नेक्स्ट लेक्चर में भी डिस्कस करूंगा, इसको सबसे पहले बर्नस्टीन ने 1925 में एक्सप्लेन किया था। समझ गए। अब थोड़ा सा आते हैं स्टूडेंट्स एंटीबॉडीज की तरफ। स्टूडेंट्स, ब्लड के अंदर एंटीजेंस जो होते हैं ये आरबीसीज की सरफेस पे मौजूद होते हैं। ये जो एंटीबॉडीज है ये ब्लड प्लाज्मा के अंदर होते हैं। तो ये एंटीबॉडीज क्या है, ये भी हमारे पास स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स है। प्लाज्मा ऑफ ब्लड आल्सो कंटेन स्पेशल प्रोटीन्स जिसको हम क्या कहते हैं, आइसोएगुलेटोनिन। समझ गए। स्पेसिफिक नाम एंटीजेंस का है आइसोएगुलेटिनोजेंस और इसका स्पेसिफिक नाम है आइसोएगुलेटोनिन, जिसको कॉमनली हम एंटीबॉडीज कहते हैं। समझ गए। ये एंटीबॉडीज जो है ब्लड प्लाज्मा में प्रोड्यूस्ड होते हैं थ्रू आउट लाइफ। समझ गए। एंटीजेंस जो है ये हमारे पास एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंटल स्टेजेस के दौरान बनते हैं, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंटल स्टेजेस, और एंटीबॉडीज इसके नतीजे में प्रोड्यूस होते हैं, इनके अपोजिट रिएक्शन में। एंटी मीन अपोजिट, जन मीन प्रोड्यूसर्स, कोई ऐसा सब्सटेंस जिसके रिएक्शन में, जिसके जवाब में, जिसके आंसर में कोई एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो जाए, कि कोई भी सब्सटेंस प्रोड्यूस हो जाए जो इसकी रिएक्शन में प्रोड्यूस होता है उसको हम एंटीबॉडीज कहते हैं, एंटीजेंस के रिएक्शन में। ठीक है। तो ये एंटीबॉडीज है, ये हमारे पास थ्रू आउट लाइफ प्रोड्यूस्ड होते हैं। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। आप देखिए स्टूडेंट्स, इनके जो टाइप्स है एंटीबॉडीज के वो दो है। जिस तरह एंटीजन ए और एंटीजन बी था, इसी के जो है रिएक्शन में जो एंटीबॉडीज हमारी ब्लड प्लाज्मा प्रोड्यूस करते हैं वो भी दो किस्म के होंगे। उसको हम क्या कहते हैं, एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी। इसको भी डिफरेंशिएट करने के लिए नाम दिए गए हैं। आइसोग्लेटोनिन्स के डिफरेंट टाइप्स फिर दो है, एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी। देखिए स्टूडेंट्स, इनका ब्लड प्लाज्मा के अंदर इनकी मौजूदगी जो है हमेशा के लिए कैसी होगी, कैसे प्रोड्यूस होंगे, कैसे मौजूद होंगे, ये अपोजिट टू एंटीजन। मतलब यह है कि अगर एक इंडिविजुअल है उसके आरबीसी की सरफेस पे एंटीजन ए मौजूद है, वो ब्लड ग्रुप है उसका क्या होगा, टाइप ए होगा, तो उसके ब्लड प्लाज्मा में एंटीबॉडी भी प्रोड्यूस होगी जो आपस में दोस्त हो सकते हैं लेकिन दुश्मन नहीं। और इसी तरीके से वो इंडिविजुअल्स जिसकी आरबीसी की सरफेस पे एंटीजेंस भी मौजूद हो, वो हमारे पास रखते हैं एंटीबॉडी ए ब्लड प्लाज्मा में। अब देखिए, हमेशा के लिए याद रखिए, एंटीजन ए जो है हमेशा रिएक्शन करता है एंटीबॉडी ए के साथ, ये आपस में दुश्मन होते हैं। एंटीजन बी जो है रिएक्शन करते हैं एंटीबॉडी बी के साथ। एंटीजन ए एंटीबॉडी ए आपस में रिएक्शन करेंगे, एंटीजन बी एंटीबॉडी बी आपस में रिएक्शन करेंगे, जिसके नतीजे में हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगा, क्या कौन सा इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, क्लम्पिंग ऑफ ब्लड, एग्लूटिनेशन ऑफ ब्लड। ब्लड जो है वो क्लॉट होगा, क्लम्प होगा इनकी रिएक्शन की वजह से। ठीक है। जो कि सीरियस डिसऑर्डर्स क्रिएट कर सकते हैं और इवन इससे डेथ भी हो सकती है। ठीक है। जब हमारे पास ब्लड क्लॉटिंग हो गई बॉडी के अंदर, तो हमारे पास इनकी ब्लड वेसल्स के अंदर इसका फ्लो बंद हो जाता है, उसकी वजह से सीरियस डिसऑर्डर्स और इवन डेथ भी हो सकती है। इसीलिए कहते हैं कि ब्लड जो है ट्रांसफ्यूजन से पहले चेक करना चाहिए कि एक इंडिविजुअल का कौन सा ब्लड है और उसको हमने कौन सा ब्लड देना है। ये हम डिटेल की मैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स प्रिंसिपल्स में पढ़ेंगे कि इससे क्या होता है, क्यों क्लम्पिंग होती है, इसकी क्या वजूहात है। तो स्टूडेंट्स, इस टेबल में देखिए, एंटीजन ए अगर मौजूद है तो उनका ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए होगा, एंटीबॉडीज भी होंगे इनके अंदर। जिस इंडिविजुअल के आरबीसी की सरफेस पे एंटीजन भी होता है उनका ब्लड ग्रुप टाइप बी होगा और उनके एंटीबॉडीज ए होंगे उनके प्लाज्मा में। सिमिलरली अगर आरबीसी की सरफेस पे दोनों एंटीजन्स होंगे तो इनका ब्लड ग्रुप ए भी होगा और उनके ब्लड प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं होगा।
और साथ में जिनकी आरबीसी की सरफेस पे कोई एंटीजन नहीं है तो वो ब्लड ग्रुप ओ होगा और उनके ब्लड प्लाज्मा में दोनों एंटीबॉडीज हो सकते हैं, ए और बी दोनों। इनके तफसील जो है हम ट्रांसफ्यूजन प्रिंसिपल में पढ़ेंगे, वह उस लेक्चर में फिर ही सब कुछ क्लियरली जो है आप लोगों को समझ में आ जाएगा। आज इनका थोड़ा सा ये बियो ब्लड ग्रुप सिस्टम का इंट्रोडक्शन था। नेक्स्ट लेक्चर में जेनेटिक बेसिस, ट्रांसफ्यूजन प्रिंसिपल, ये सब कुछ हम फिर पढ़ेंगे। समझ गए स्टूडेंट्स? इंशाल्लाह फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ आया होगा। दुआ करते हैं आप लोग जहाँ रहें खुश रहें, सलामत रहें। जो भी क्वेश्चन बनता हो आप लोगों का फिर आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।